हेलो एवरीवन। तो पिछले रिएक्ट की सीरीज़ में हमने देखा था यूज़ कॉल बैक क्या होता है। हमने पढ़ा था हाउ रिएक्ट डिटरमिन्स अ कंपोनेंट री रेंडर। ठीक है, री रेंडर कैसे करवाता है वो। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट डॉट इज़ क्या होता है, कौन सा एल्गोरिदम होता है एंड कौन कौन से इसके पैरामीटर्स होते हैं जो ये कंपेयर करते हैं कि पिछली वैल्यूज़ क्या थी, करंट वैल्यूज़ क्या है एंड किसी भी चीज़ में अगर उसको डिफरेंस नज़र आता है तो वो यूआई पे रेंडर करवा देगा चीज़ों को। अगर इसके पैरामीटर्स सेम होते हैं तो ये बोलेगा कि रेंडर मत करवाओ या फिर फंक्शन जो कंपोनेंट के अंदर हैं उसको रिक्रिएट मत करो। ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट भी देख लिया। इसके बाद हमने देखा है रेफरेंशियल इक्वालिटी। रेफरेंशियल इक्वालिटी क्या होता है? अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन सेम हो रहा है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन सेम है, लेकिन भले मैं उसके स्टेट में चेंज कर दूं, उसके वैल्यू में चेंज कर दूं, ठीक है, फिर भी वो यूआई पे अपडेट नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट इज के फिफ्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें जो हमने देखा लास्ट में कि अगर मेमोरी लोकेशन दोनों का सेम होगा तो वो ये बोलेगा कि मैं यूआई पे रेंडर नहीं करवाने दूंगा चीज़ों को। ठीक है, तो यही है, इसमें फंक्शंस रिक्रिएट होते हैं। मतलब कि अगर जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है ना यूआई पे, तो उस कंडीशन में फंक्शंस रिक्रिएट होते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है रेफरेंशियल इक्वालिटी का। ओके, प्रॉब्लम क्या था भैया? प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास पिछले कंडीशन में क्या था कि दो ऑब्जेक्ट थे मेरे पास एंड एक ही ऑब्जेक्ट था एंड मैं उसका वैल्यू चेंज कर रहा था किसी भी एक इवेंट को यूज़ करके। मैंने बटन लगाया, बटन के क्लिक करते ही उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम था तो ऑब्जेक्ट डॉट इज़ क्या कर रहा था, उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा था रेंडर होने से यूआई पे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यूज़ कॉल बैक हुक का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ कॉल बैक क्या करता है, खुद के अंदर वो फंक्शन को स्टोर करके रखेगा एंड उसी फंक्शन का रेफरेंस जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे उस लॉजिक को, वहाँ पे उसका एक रेफरेंस पास कर देगा। इतना हमारे पास कॉन्सेप्ट था इस चीज़ का। ठीक है, व्हाट यूज़ कॉल बैक डज, यूज़ कॉल बैक वही है, फंक्शन को स्टोर करेगा, उसका रेफरेंस पास करेगा। एंड व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक, यहाँ से हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म होता है रिएक्ट में जो कि अननेसेसरी रीरेंडर को रोकता है। किसके अननेसेसरी रीरेंडर को रोकेगा? चाइल्ड कंपोनेंट। तो आप लोग ये बात याद रखना कि पहला जो काम है यूज़ कॉलबैक का वो क्या है? री रेंडर जो होती है ना कंपोनेंट की, किस कंपोनेंट की? मिली चाइल्ड कंपोनेंट की, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसको ये प्रिवेंट करेगा। ओके, कॉलबैक फंक्शन आर कैश्ड बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। इसमें डिपेंडेंसी होती है जो अभी हम सिंटेक्स में बात करेंगे। अगर वैल्यू चेंज नहीं होती तो यूआई पे रेंडर मत करवाओ, अन्यथा करवा दो। तो ये यूज़ कॉलबैक के अंदर आता है। सिंटेक्स ऑफ यूज़ कॉलबैक यहाँ से देखते हैं आज। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ यूज़ कॉलबैक। एंड अभी तक आपने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी देख रखे होंगे तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे काफ़ी अच्छा भी पढ़ाया है काफ़ी लोगों ने। तो सिंटेक्स देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो पैरामीटर्स होता है, पहला जो पैरामीटर होता है वो एक कॉलबैक फंक्शन होता है। ठीक है, यूज़ कॉलबैक के अंदर पहला जो पैरामीटर है अपने हमारे पास वो क्या है? एक फंक्शन। क्या है? एक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऐसा फंक्शन दैट आर री रेंडर्ड, ऐसा फंक्शन दैट आर री रेंडर्ड। मतलब अगर समझाऊं आपको मैं, तो अगर मैं यूज़ कॉलबैक का यूज़ नहीं करता तो ये फंक्शन क्या होता है ना, इसके क्या पता इसके मेमोरी लोकेशन सेम हो, वैल्यू अपडेशन के बाद भी अगर कुछ चीज़ सेम रहेगा तो वो अपडेट नहीं होगा यूआई पे। लेकिन यूज़ कॉलबैक इस फंक्शन को खुद के अंदर स्टोर करके रखेगा जिसको बाद में मुझे री रेंडर करवाना पड़ता है। ओके, एंड इसके साथ हमारे पास एक डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी एक एरे होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कंपोनेंट विल री रेंडर, जिसके हिसाब से कंपोनेंट हमारा क्या होगा? री रेंडर होगा। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी समझो, यूज़ कॉलबैक का काम क्या है?
पहले तो यूज़ का काम बताओ। यूज़ का मतलब कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज़ का, रिएक्ट हुक्स। जब भी आपको दिख जाए क्या यूज़, तो आप बोल दोगे कि वी आर यूजिंग रिएक्ट हुक। कॉलबैक का मतलब, कॉलबैक का मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना, वापस से फंक्शन को यूज़ करना, ठीक है। एंड इसमें दो पैरामीटर्स मैंने बताया, पहला पैरामीटर एक फंक्शन होता है, सेकंड पैरामीटर एक डिपेंडेंसी एरे होता है, ठीक है, समझ आ गया। तो पहले पैरामीटर में ऐसा फंक्शन जिसको री रेंडर करवाना है, और मैं इसको जब इम्प्लीमेंट करूँगा ना, जैसे मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है, कहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया है, पेरेंट कंपोनेंट में। अब बस इस फ्लो को समझना, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है पेरेंट में, अब पेरेंट का एक चिल्ड्रन कंपोनेंट भी है, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, जो कि अलग है, कहीं दूसरे लोकेशन पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को पेरेंट के थ्रू मैं भेज रहा हूँ एज अ प्रॉप। ध्यान से समझो ये चीज़, मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इस पेरेंट कंपोनेंट में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ प्रॉप भेज रहा हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट के पास, अपने चाइल्ड कंपोनेंट के पास, ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में जो चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा वो क्या होगा, री रेंडर होगा, वो क्या होगा, री रेंडर होगा। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यूज़ कॉलबैक के अंदर, यूज़ कॉलबैक के अंदर हम रैप कर देंगे, क्या कर देंगे, रैप। समझ आया, समझ आया चीज़ें। तो ये मैं ऐसा फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो दो चीज़ें होती है, एक कॉलबैक फंक्शन होता है, दूसरा एक डिपेंडेंसी एरे होता है। एंड डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम वही लिखते हैं, वो चीज़ होती है, वो वेरिएबल होती है जो कि जब चेंज होती है, इसके अंदर मान के चलो आप x वेरिएबल है मेरे पास, तो x जब y में कन्वर्ट होगा ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर मान के चलो x है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास x वेरिएबल मैंने लिखा है, तो x जब इसका वैल्यू अपडेट होगा, x का वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको रिक्रिएट करो, इसको क्या करो, रिक्रिएट करो। आया फ्लो समझ, ठीक है। रिक्रिएट और री रेंडर भी बोल सकते हो आप, री रेंडर करो, बात बराबर ही है। सिंटेक्स देख लिया हमने, व्हेन टू यूज़ कॉलबैक, व्हेन टू यूज़ कॉलबैक। अब इतना तो पता है भैया कि यूज़ कॉलबैक हम फंक्शन को मेमोराइज करने के लिए करते हैं। डिफरेंस देखेंगे यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉलबैक में, बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हेन टू यूज़ कॉलबैक हुक। तो दो कंडीशंस मैंने इंक्लूड करी हैं, वाइल पासिंग कॉलबैक्स एज अ प्रॉप टू चाइल्ड कंपोनेंट। वापस से अभी मैंने बताया है आपको यहाँ पे कि मेरे पास एक कंपोनेंट था, उस कंपोनेंट में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, उस फंक्शन को मैं एज अ प्रॉप्स भेज रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट में। जब ये फंक्शन जाएगा चाइल्ड कंपोनेंट में, तो चाइल्ड कंपोनेंट हमेशा री रेंडर करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए मैं इस फंक्शन को, किस फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को मैं यूज़ कॉलबैक के अंदर रैप कर दूंगा, इसके वजह से री रेंडर हमारा रुक जाएगा, ओके। तो वही बता रहा हूँ मैं, पहला कि यूज़ कॉलबैक कब यूज़ करना है, जब आपको पास करना है, वाइल पासिंग कॉलबैक्स एज अ प्रॉप टू चाइल्ड कंपोनेंट, पहला सिनेरियो। सेकंड क्या है, कॉलबैक दैट आर एक्सपेंसिव टू क्रिएट। कब बनाना है आपको, पहला केस तो आपको पता चल गया कि जब हम फंक्शन को एज अ प्रॉपर्टी भेज रहे हैं किसी दूसरे कंपोनेंट के पास, ये रहा हमारे पास पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है कि जब हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब मैंने यूज़ मेमो में अच्छे से बताया कि कोई ऐसा ऑपरेशन जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, ऐसा ऑपरेशन जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ऐसा ऑपरेशन जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को डाउनग्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्सपेंसिव ऑपरेशंस में आती हैं। ये मैंने साइंस भी बनाया है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, परफॉर्मेंस डाउन कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एक्सपेंसिव ऑपरेशंस में आती हैं। एंड इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यूज़ कॉलबैक का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो जब भी इंटरव्यूअर पूछे आप दो ये चीज़ बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो व्हेन नॉट टू यूज़ कॉल बैक को कब यूज़ नहीं करना, करना कब है वो तो हमने देख लिया, जब एज अ फंक्शन आपको प्रॉपर्टी पास करनी हो दूसरे कंपोनेंट में। एंड सेकंड जो था हमारे पास वो क्या था कि जब मेरे पास कुछ एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो परफॉर्म करने के लिए तब, राइट। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हेन नॉट टू यूज़ कॉल बैक। तो सिंपल कॉल बैक विदाउट डिपेंडेंसी, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। सिंपल कॉल बैक विदाउट डिपेंडेंसी मतलब मेरे पास कोई अगर सिंपल कॉल बैक है जिसमें डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं है, विदाउट डिपेंडेंसी, ठीक है, उसमें आप यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल मत ही करो तो अच्छा है। फालतू का क्यों अपना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना, ठीक है। और सेकेंड जो है कॉल बैक यूज विद इन सेम कॉम्पोनेंट। आपके पास कोई एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, आपके पास कोई एक कॉम्पोनेंट है, इसमें आपने कुछ फंक्शन बनाए, ठीक है, और इसको ना कहीं पास करना है ना ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपको दो चीज़ कंपेयर करना है। कोई भी फंक्शन हो आपके पास तो आपको लगता है मैं यूज़ कॉल बैक यूज़ करूँ ना करूँ, तो आपको दो चीज़ कंपेयर करना है। एक तो देखना है कि क्या ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, अगर नहीं है तो चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि क्या इस फंक्शन को मैं एज अ प्रॉप्स फ्यूचर में पास करूँगा दूसरे कंपोनेंट में या नहीं। ये दोनों चीज़ लाइक देखने के बाद ही आप यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब दो चीज़ें आती है यहाँ पे, दो चीज़ें क्या है, ओवर राइडिंग कॉल बैक का मतलब कॉल बैक अगर आप इग्नोर करते हो, यूज़ कॉल बैक अगर आप इग्नोर करते हो कहीं पे तो वो इंक्रीज कर सकती है कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो एक्सपेंसिव है और आपने यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल नहीं किया तो वो क्या कर सकती है, वो लीड कर सकती है, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है अवॉइडिंग डिपेंडेंसी। अभी मैंने सिंटेक्स की बात की, सिंटेक्स में पहला का आता है कॉल बैक, ठीक है, और सेकेंड आता है डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अगर ये डिपेंडेंसी आप अवॉइड करते हो, आप यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं, एम्प्टी भी पास नहीं करते, आप इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी पास नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप बस एम्प्टी छोड़ के रखे हो, तो वो कुछ अनबिहेवियरल सा बिहेव करेगा, मतलब कुछ नहीं करेगा, वो फंक्शन माइट बी रिक्रिएटेड अगेन एंड अगेन। उस केस में क्या होगा, वापस री रेंडर करेगा, मतलब काम ढंग से नहीं करेगा वो। इतना समझ आ गया अपने को। तो इस दोनों सिनेरियो में, इस तीनों सिनेरियो में अपने को यूज़ कॉल बैक इस्तेमाल नहीं करना, ये बात का सख्त आप ध्यान रखना। आगे बढ़े, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने को एंड डेफिनेटली मैं उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉल बैक काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाना सवाल है ये। तो सिंपल से आपको इंटरव्यूअर को ये बोलना है कि सर यूज़ मेमो में हम क्या करते हैं, रिटर्न्स मेमोराइज्ड वैल्यू। आपने अगर यूज़ मेमो का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि हम उसमें एक मेमोराइज वैल्यू लेते हैं और उसी को रिटर्न करते हैं, मतलब मेमोराइज वैल्यू को रिटर्न करना होता है, ठीक है। और इसका सिंटेक्स बना के दिखा देना। एंड सेकेंड जो है यूज़ कॉल बैक क्या करता है, रिटर्न्स मेमोराइज्ड फंक्शन। मेमोराइज क्या करता है, फंक्शंस को मेमोराइज करता है। आप बता सकते हो कि सर जब हम कोई भी एक्सपेंसिव फंक्शन होता है तो उसके लिए हम यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मेरे पास ऐसा कंडीशन आता है कि आप फंक्शन को एज अ प्रॉप भेजना है तो उस कंडीशन में हमारा कंपोनेंट वापस री रेंडर होता है हर टाइम, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं। सिनेरियो बताओ, खुश हो जाएगा इंटरव्यूअर, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमाइज एक्सपेंसिव ऑपरेशन। यूज़ मेमो जो है हमारे भाई साहब, उसका मेन मुद्दा क्या था, मेन मकसद क्या था, हमारे ज़िंदगी का एक ही मकसद है, क्या है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करना। ये किसका काम था भाई साहब, यूज़ मेमो का, यूज़ मेमो भाई साहब, ठीक है, वो एक्सपेंसिव ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करता है। लेकिन हमारे दूसरे भाई साहब जो हैं यूज़ कॉल बैक, वो ये बोलते हैं कि मैं ऑप्टिमाइज़ तो करूँगा लेकिन एक्सपेंसिव ऑपरेशंस को नहीं, मैं करूँगा कंपोनेंट के री रेंडर जो जहाँ पे बात आती है री रेंडर होने की, वहाँ परफॉर्मेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, परफॉर्मेंस की। आपने बोला ठीक है यूज़ मेमो भाई साहब आप एक्सपेंसिव ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करो, उसको मेमोराइज करो, उसको लाइक इन्हेंस करो,
लेकिन जब हम बात करते हैं यूज़ कॉल बैक की तो वो बोलता है भाई साहब आप अपने जगह सही हो, मैं क्या करूँगा, ऑप्टिमाइज़ करूँगा कंपोनेंट की री रेंडर, कितने बार वो यूआई पे अपडेट होगा, कब नहीं होगा, ये मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, मैं कैसे मैनेज करूँगा, ये रहा यूज़ कॉल बैक। यूज़ कॉल बैक ये खुद के अंदर क्या करेगा, एक फंक्शन स्टोर करके रख लेगा, इसी फंक्शन का सब जगह रेफरेंस पास करते रहेगा, सब जगह रेफरेंस पास करते रहेगा। ठीक है, अगर इसमें मैंने कोई डिपेंडेंसी डाला है x, अगर ये x का वैल्यू या स्टेट चेंज होता है, क्या होता है x अगर चेंज होता है तो ये फंक्शन वापस रिक्रिएट करो वरना मत करो। समझ आया डिफरेंस दोनों में। तो इससे ज़्यादा डिफरेंस अपने को देखना नहीं है। आगे बढ़े, मैं थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है। देखो रिएक्ट डॉट मेमो क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट है यूज़ मेमो से। तो यूज़ मेमो तो आपको पता है कि यूज़ मेमो एक हमारे पास हुक है जो हम वैल्यू को ऑप्टिमाइज, वैल्यू को मेमोराइज करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला चीज़, भैया ये 16.6 क्या लिखा है आपने? रिएक्ट डॉट मेमो जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो रिएक्ट के 16.16 वर्जन में हुआ था। ये क्या है, वर्जन है, रिएक्ट का एक वर्जन है। ठीक है, 16.6 एक वर्जन है रिएक्ट की जिसमें रिएक्ट डॉट मेमो का इस्तेमाल लिया गया था। ठीक है, ये क्या करता है, स्किप रेंडरिंग अ कंपोनेंट अंटिल इट्स प्रॉप चेंजेस। मतलब क्या है भैया, मुझे समझ नहीं आया। रिएक्ट डॉट मेमो क्या होता है ना, एक क्या कर सकते हो इस चीज़ को, ये एक लाइब्रेरी, रिएक्ट लाइब्रेरी से मुझे ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है, मुझे इंपोर्ट करनी पड़ती है। और इसका मेन मुद्दा क्या है, ये कंपोनेंट को री रेंडर होने से, ध्यान से समझो, कंपोनेंट को री रेंडर होने से प्रिवेंट करता है, कंपोनेंट को री रेंडर होने से प्रिवेंट करता है। इसका रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं मैं, मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, वापस से वही वाला एग्जांपल, इस पेरेंट में मेरे पास एक फंक्शन बनाया मैंने, इस फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ एक चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, इस फंक्शन को मैं एज अ प्रॉप्स भेज रहा हूँ, कहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट में। फ्लो समझ आ रहा है? अब जब भी पेरेंट री रेंडर होगा, चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर होगा, मान के चलो अभी तक मैंने प्रॉप्स नहीं भेजा, उस कंडीशन में क्या होगा, फिर भी ये चाइल्ड कंपोनेंट ना री रेंडर होगा। इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम चाइल्ड कंपोनेंट को क्या करते हैं, मेमो के अंदर आप इसको रैप कर दो। ठीक है, तो मेमो का काम ही यही है कि क्या करना, प्रिवेंट करना री रेंडर ऑफ अ कंपोनेंट। समझ आया? अब इसका 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट क्या है इसका, थोड़ा सा क्लियर कर लो, मैं अपने को सारा सिनेरियो समझ आना चाहिए यार। ठीक है, अब देखो, स्किप री रेंडरिंग अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट को रेंडर मत करवाओ जब तक उसका प्रॉप चेंज ना हो जाए। समझ आया? अभी मैंने जो सिनेरियो बताया उसमें पेरेंट कंपोनेंट से मैंने चाइल्ड में एक फंक्शन भेजा था, तो जब उसके प्रॉप में चेंज ना आए, जो प्रॉप्स मैं भेज रहा हूँ उसके प्रॉप्स में जब तक चेंज ना आए, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडर मत करवाना, वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा, हेल्प्स इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आप एक कंपोनेंट को रोक के रख रहे हो रेंडर होने से, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है वो। तो रिएक्ट डॉट मेमो के बारे में और जानना है तो आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट इससे ज़्यादा अभी अपने को नहीं देखना। ठीक है, चलो अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए क्या हम? तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला एक फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे हमारे पास एक बटन रहेगा, उस बटन के क्लिक करते ही काउंट इंक्रीज़ होगा, बट इसमें हम यूज़ कॉल बैक और मेमो का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद हम, हाँ एक चीज़ और है, ये जो सेकंड एप्लीकेशन है ना, ये आप लोग मुझे तब याद दिलाना कमेंट में जब मैं यूज़ करूँगा, यूज़ रेफ हुक, क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारे फंक्शंस मैं इंक्लूड करूँगा जिसमें कि ये सब हुक्स का इस्तेमाल होगा। तो आप लोगों का काम है कि इसमें कमेंट में आप उस टाइम बताओगे जब मैं यूज़ रेफ वगैरह ख़त्म कर लूँगा तब। ओके, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो हियर वी आर,
यहाँ पे मैंने लाइक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट खोल लिया है एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ पहले कि क्या है हमारे पास। एक यूज़ कॉल बैक हुक का यूज़ करें एंड जहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बटन है इंक्रीमेंट का, एंड जब आप इस इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करते हो तो काउंट इंक्रीज़ करता है। आई नो कि आपको ये एग्जांपल पहले बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स पे मिल चुका है, बट ये बेसिक है जो सारे यूज़ कर रहे हैं एंड मैं भी करूँगा। इसके बाद हम अच्छे वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको यूज़ करके, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो इंक्रीमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब पहले कोड स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक रिएक्ट का एप्लीकेशन है जहाँ पे index.js मेन एंट्री फाइल है एंड मैं यहाँ पे ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे ऐप कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट react.strict मोड में है तो कृपया करके उसको हटा लेना, नहीं तो कंपोनेंट क्या करता है ना, 2 बार री-रेंडर करेगा खुद को। क्या करता है, अगर आपका स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पे है तो वो कंपोनेंट 2 बार री-रेंडर करेगा खुद को। स्ट्रिक्ट मोड खुद के एंड पे भी उसको चेक करता है, इसलिए ज़्यादा रेंडर करवाता है वो। आप बस ऐप को इंजेक्ट करवाना तो एक बार रेंडर करेगा, ठीक है। दूसरा जो मेन मेरा फाइल है वो है app.js। इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल सा एक h1 लिया है यूज़ कॉल बैक हुक का, फिर मैंने काउंट लिया है। काउंट को मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ काउंट को लेके। हमारे पास एक वेरिएबल है और सेट काउंट एक फंक्शन है जो इस काउंट के वैल्यू को डायनेमिकली चेंज करने के लिए कैपेबल है, ओके। फिर उसके बाद मैंने एक बटन लिया इंक्रीमेंट करने के लिए। इसमें एक इवेंट लिस्नर लगाया मैंने। इवेंट लिस्नर एक फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम है हैंडल, और हैंडल फंक्शन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, अब मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट के यहाँ पे क्या है, app.js। अब मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है test.js। test.js मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है एंड इस चाइल्ड कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो। इसको अभी एक चीज़ हटाता हूँ मैं, यहाँ से एक चीज़ हटाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कंपोजिशन कर रहा हूँ, इसको इंजेक्ट करवा रहा हूँ। टेस्ट किया मैंने एंड यहाँ पे मैं एक प्रॉप भेज रहा हूँ, प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू इन डेप्थ, ओके। मैं कुछ भी ऐसा प्रॉप भेज रहा हूँ। तो यहाँ test.js पे आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया लेट टेस्ट नाम से, ठीक है। एंड जो आपने वैल्यू भेजा था यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँगा ऑन द फ्लाई वैल्यू को, ठीक है। अगर आपको ऐसे डिस्ट्रक्चर नहीं करना तो आप डायरेक्ट प्रॉप्स भी लिखो, प्रॉप्स लिखो एंड यहाँ पे आप उसको निकाल सकते हो। कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट रुको, कॉन्स्ट वैल्यू निकालो आप, रुको, वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉप्स सिंगल वैल्यू, ओके, समझ आ गया। एंड इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो अपने को क्या आ रहा है यहाँ पे, लर्निंग यूज़ कॉल बैक हुक, और यहाँ आना चाहिए वैल्यू की जगह पे क्या, ये प्रॉपर्टी इन डेप्थ वाला, ठीक है। आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, लर्निंग यूज़ कॉल बैक हुक इन डेप्थ, ठीक है। अब चीज़ें चेंज कहाँ हुई, मैंने देखो ध्यान से, test.js एक चाइल्ड कंपोनेंट है, इसमें मैंने एक कंसोल लॉग करवाया है कि टेस्ट कंपोनेंट रेंडर्ड, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं पहले। इसमें देखो ये पेरेंट कंपोनेंट है, तो पेरेंट कंपोनेंट जब रेंडर होगा, जब इसके वेरिएबल में मैं जब चेंज करूँगा, मतलब कि इसके स्टेट में मैं चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट करूँगा तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो इसका जब स्टेट चेंज हो रहा है तो चाइल्ड कंपोनेंट कैसे बिहेव कर रहा है उस कंडीशन में वो देखते हैं, ठीक है। तो वापस इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल खोल लो। मैंने कंसोल खोला, फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ क्योंकि लाइक सिंपल तरीका है, फर्स्ट टाइम होता ही है, ओके। अब जब मैं इसके स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ 1 हुआ, तो टेस्ट कंपोनेंट रेंडर्ड जो कि कंसोल लॉग मैंने करवाया था कहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट में, वो रेंडर हुआ। सेकेंड टाइम करवा रहा हूँ, वापस से चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है, वापस से करवा रहा हूँ, वापस आ रहा है। तो मैं जब पेरेंट कंपोनेंट में चेंज कर रहा हूँ कुछ भी, तो ये चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। भैया ये क्यों हो रहा है,
ये तो प्रॉपर्टी है भैया रिएक्ट की। अगर आप पेरेंट में करोगे तो चाइल्ड में तो चेंज आएगा ही, वो रेंडर करेगा ही खुद को। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है आप लोगों को, कौन सा कॉन्सेप्ट है वो है इसका रिएक्ट डॉट मेमो का। ओके, तो इसको हम यूज़ करते हैं। अब रिएक्ट डॉट मेमो का पता था आपको, रिएक्ट डॉट मेमो का आपको पता था ना कि हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें अननेसेसरी रीरेंडर को रोकना होता है। तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेमो कर दो, मीडिया नहीं यार, मेमो, इसको रैप कर दो मेमो के अंदर, एंड यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट करवा लो मेमो को। ठीक है, ये तरीका है। तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, जब आप रिफ्रेश करो, एक बार ये लिखाया टेस्ट कंपोनेंट रीरेंडर, अब जब मैं क्लिक करूँगा इंक्रीमेंट पे तो देखो काउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या मेरा वो चल रहा है क्या कंसोल चाइल्ड कंपोनेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आपको ये यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करना मेमो को, तो आप एक और काम कर सकते हो, मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ बस। तो आप ये पूरे कंपोनेंट को लाइक रिएक्ट डॉट मेमो में भी लाइक रैप कर सकते हो। ठीक है, एंड इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी भी ये परफेक्टली काम करेगा हमारा, अनकॉट एरर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये परफेक्ट काम करेगा, अभी भी चलेगा। इतना समझ आ गया। अब प्रॉप्स तो आ रहा है, देखो अब कोई चेंज तो नहीं आ रहा है भैया, कंपोनेंट अब रेंडर नहीं हो रहा चाइल्ड वाला, ठीक है, सही चल रहा है। लेकिन क्या हो जब मैं इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, इसी फंक्शन को मैं एज अ प्रॉपर्टी यहाँ पास कर दूँ। इसी फंक्शन को जब मैं यहाँ प्रॉपर्टी एज अ पास करूँगा, लेट्स से फंक्शन func इज इक्वल टू, इसी को आप क्या कर दो पास, किसको, हैंडल फंक्शन को। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव कराया, अब मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो वापस से वही चीज़ हो रहा है। जितने बार मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ पेरेंट में चेंज आ रहा है स्टेट के, चाइल्ड भी रीरेंडर हो रहा है, जबकि मैंने मेमो का यूज़ किया है भैया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ जब भी हम स्टेट पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्ट को ये लग रहा है कि ये रिक्रिएट हुआ है फंक्शन, ये फंक्शन रिक्रिएट हुआ है। चाइल्ड कंपोनेंट को ये लग रहा है कि ये फंक्शन रिक्रिएट हुआ है, इसलिए वो रीरेंडर हो रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ कॉलबैक हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज़ कॉलबैक को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप बस जो भी फंक्शन है उसमें आप लगाओ यूज़ कॉलबैक, एंड इसको आप रैप करो, इसको आप रैप कर दो। रैप करने के बाद देखो अभी मैंने डिपेंडेंसी नहीं लगाई, डिपेंडेंसी नहीं लगाई तो मुझे पता है कि हर बार रेंडर होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है बिना डिपेंडेंसी एरे के। तो आप क्या करो, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर दो। एम्प्टी मत करो, ये वेरिएबल लिखो, मतलब जिस वेरिएबल के चेंज होने पे आप चाहते हो ये फंक्शन रिक्रिएट हो, वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल दो। अगर यहाँ पे आप एम्प्टी पास करते हो तो बस एक बार रेंडर करवाएगा वो, मतलब 1 कर देगा वैल्यू को। अभी 0 है, मैं क्लिक कर रहा हूँ 1 करेगा, इसके बाद नहीं होगा कुछ, मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, तो एम्प्टी मत रखना, इसको आप क्या करो, कोई भी वेरिएबल पास कर दो काउंट। तो जब जब काउंट में चेंज आएगा, जब जब स्टेट में चेंज आएगा, ये काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेन यूज़ कॉलबैक का काम। अगर आप लोग को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता देना। सेकंड प्रोजेक्ट जो है आप लोग तब याद दिलाना मुझे जब मैं यूज़ रफ वगैरह ख़त्म कर लूँ, फिर समझ आएगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हुक्स की तरफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले IoT के कुछ लेक्चर्स बच रहे हैं तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। डेफिनेटली हम ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे करके लाएंगे, एंड फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ कवर करेंगे। और कुबरनेटिस का मैं जल्दी 5-7 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ कोर्स, तो स्टे ट्यून फॉर दिस। एंड अच्छा लगे तो कमेंट कर देना यार, सपोर्ट करो, एंड ध्यान रखो आप लोग। बाय बाय।